अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, नॉलेज क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो नॉलेज क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि जितना भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ, आप लोगों के लिए मेरे तरफ से सॉरी क्योंकि कल हम लाइव कोई सब्जेक्ट का आ नहीं पाए थे, इसलिए चलिए उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत सॉरी। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है क्लास 10 का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का था। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों तक डिस्कस कर लिए थे। ओके, ठीक है, कल समझ लिए थे, समझे ना। तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोग का दर्पण। चलिए पहला क्वेश्चन है दर्पण का, दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए आंसर देखिए, दो वस्तु अपने परावर्तक सतह पर पड़ने वाली लगभग सभी आपतित किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। देख लीजिएगा, जैसे मानिए एक वस्तु है, ये वस्तु है और इसे परावर्तक सतह पर सभी पड़ने वाली सभी आपतित किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे ही दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। आदित्य की बात है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तथा समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, दोनों दर्पण के परावर्तक तथा समतल पूरा सीधा उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए आपको आज एग्जाम्पल में दिखाते हैं, एग्जाम्पल क्या है। देखिए इसी को समतल दर्पण कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसी को समतल दर्पण कहते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक तथा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस मतलब दोनों दर्पण के परावर्तक तथा गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए इसका समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तथा अंदर की ओर वर्कित होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट, इसका परावर्तक तथा ढटा हुआ रहता है, इसका रंगा हुआ भाग उठा हुआ रहता है, इसका परावर्तक तथा पीड़ित गोले के कैंडल की ओर वर्कित होता है। ओके, नेक्स्ट, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तथा बाहर की ओर वर्कित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, नोट, इसका परावर्तक तथा उठा हुआ होता है, इसका रंगा हुआ भाग ढटा हुआ होता है। नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय दर्पण के भाग। चलिए देखते हैं आज गोलीय दर्पण के भाग। पहला वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तीसरा दूर, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। चौथा मुख्य, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पांचवा मुख्य फोकस, जिसको इंग्लिश में मेन फोकस कहते हैं। तथा फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में फोकस लेंथ कहते हैं। चलिए गोलीय दर्पण के 4 भाग होते हैं, एक एक करके चारों को समझेंगे और ध्यान रखिएगा, समझिएगा, जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, उसको जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता कैंडल किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखला गोला का बना होता है उसके कैंडल को वक्रता कैंडल कहा जाता है। वक्रता कैंडल को अंग्रेजी के अक्षर T द्वारा सूचित किया जाता है। नोट, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के पीछे होता है। वक्रता तिल्दिया किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखला का बना होता है उसके तिल्दिया को वक्रता तिल्दिया कहते हैं, इसे अंग्रेजी के अक्षर R से सूचित किया जाता है। धूल किसे कहते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जिसको इंग्लिश में फोल कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको। धूल इम्पोर्टेंट है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का धूल कहा जाता है। देख, एक गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह के केंद्र मतलब पॉइंट
पॉइंट के दर्पण का डूल कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर पी से सूचित किया जाता। नेक्स्ट, मुख्य अर्थ किसे कहते हैं? दर्पण के डूल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लेखांकन दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है यह कटती हुई प्रतीत होती मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। चलिए इसको इस तरह से, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, फोकस दूरी किसे कहते हैं? धूल तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए धूल तथा मुख्य फोकस जैसे पोल एंड मेन फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकतांतल भी कहा जाता है। इसे फोकतांतल भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर एफ से सूचित किया जाता है। नोट, समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होती है। क्या समतल दर्पण के फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, बीबीआई क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? देखिए हम आपको संबंध बताते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के आधी मतलब आधा होता है, अर्थात F बराबर R/2 इक्वल टू R/2 है। ओके, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए, दोनों प्रतिबिंब के पर्दे पर उतार दबी ने ओकरे वास्तविक प्रतिबिंब कहा भी है। चलिए नोट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब प्रकाश के किरणों को वास्तविक रूप कटने से बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। नोट, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब प्रकाश किरणों को कटती हुई प्रतीत होने से बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का आलेख खींचने का नियम। पहला, वस्तु को दिए गए स्थान पर मुख्य अक्ष को लंबवत लगते हैं। देखिए, वस्तु को 2 स्थान दीजिएगा, उस पर मुख्य अक्ष के लंबा करके रखना। दूसरा, वस्तु को टिल्ट से प्रकाश किरण को लेकर परावर्तक सतह तक लाते हैं और उसे फोकस से गुजर देते। वस्तु को टिल्ट से प्रकाश किरण को लेकर परावर्तक सतह तक लाते हैं और उसे फोकस से गुजर देते। एक और प्रकाश किरण को वस्तु को टिल्ट से लेकर दूर तक लाते हैं और परावर्तन का नियम पालन करा के लौटा देते हैं। जहाँ दोनों किरणें कटती वहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, वही प्रतिबिंब होता है। नोट, पहला, अनंत आती किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वह फोकस से गुजर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट का होलर को 2021 में संभव है आने का। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। कुछ मुख्य बातें, पहला, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दूसरा, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से टोटल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा, अवतल दर्पण वस्तु टोटा बराबर बड़ा वस्तु काल्पनिक उल्टा तथा सीधा सभी तरह का प्रतिबिंब बना सकता है।
नेक्स्ट अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। चलिए आज बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग, पहला गाड़ी की हेडलाइट या अग्निदीप में, दूसरा टोल बत्तियों या टोल कुकर में, तीसरा सैलूनों में, चौथा दंत चिकित्सक और दांत का इलाज में, पांचवा टोर्च में। देखिए जो गाड़ी के हेडलाइट आप लोग देखे हैं या अग्निदीप में वही है और उसका उपयोग आता है अवतल दर्पण। टोल बत्तियों या टोल कुकर, टोल बत्ती देखे हैं आप लोग, उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग आता है। सैलूनों में जो बाल कटवाता है या दाढ़ी बनवाता है उसको देखे हैं, उसको भी अवतल दर्पण का ही उपयोग में आता है। दंत चिकित्सक और दांत का, आप लोग देखे होंगे जब दांत किसी का दांत का इलाज होता होगा उसका भी अवतल दर्पण का उपयोग में आता है। टोर्च देखे हैं, टोर्च उसका भी अवतल दर्पण का उपयोग है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, गाड़ी के साइड मिरर या पट दिलित दर्पण में, दूसरा प्रयोगशाला में वस्तु का टोटल प्रतिबिंब बनाने में, तीसरा गलियों में प्रकाश को फैलाने के लिए। देखिए गाड़ी के साइड मिरर मतलब गाड़ी का जो दर्पण आता है, गाड़ी जो हम लोग दो चक्का चलाते हैं उसमें जो दर्पण रहता है उसका उत्तल दर्पण का उपयोग में आता है। प्रयोगशाला में वस्तु का तो प्रैक्टिकल देखे हैं, प्रैक्टिकल रूम, ट्रेन का प्रैक्टिकल रूम में जो दर्पण आता है वो भी उत्तल दर्पण का उपयोग। गलियों में प्रकाश को फैलाने के लिए, जैसे एक गली है और गली में जो प्रकाश फैलाने के लिए रहता है उसका भी उत्तल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट समतल दर्पण का उपयोग लिखिए। समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, पहला चेहरा देखने, दूसरा सजावट में, तीसरा चेहरा देखने में। देखिए हम आपको ये दिखाए थे समतल दर्पण, इसका भी समतल दर्पण का उपयोग में आता है। देख लीजिए चेहरा देखने, इससे चेहरा भी देखते हैं, इससे हम लोग सजावट भी करते हैं, इससे चौराहों पर भी उपयोग होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट का होल क्यों द्वारा लिखित में आएगा ही आएगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पट दिलित दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? एंटल उत्तल दर्पण का दिलिचित क्षेत्र बड़ा होता है जिसके कारण यह अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है, साथ यह वस्तु का छोटा काल्पनिक सीधा तथा साफ प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग हम वाहनों में साइड मिरर में कर। देखिए उत्तल दर्पण का जो दिलिचित है वो बहुत बड़ा होता है जिसके कारण यह अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है, साथ ही यह वस्तु का छोटा भी बनता है, काल्पनिक सीधा भी बनता है, साफ प्रतिबिंब भी बनता है, इसलिए इसका उपयोग हम वाहनों साइड मिरर में कर। ठीक है, साइंस में आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। और हाँ जितना पढ़ाते रहना है उतना बाद में समझते रहिएगा। और देखिए हम बात रहा कि एक क्वेश्चन आया, एक मैसेज आया कि आप सर लाइव क्यों नहीं आते हैं डेली, तो देख लीजिए अभी तो कठिनाई होगी लाइव आने में, आएंगे। कोर्स के पीछे मत आप लोग टेंशन लीजिएगा, कोर्स तो कंप्लीट होगा ही, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे टेस्टी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोर्स तो आपका पूरा होगा ही होगा, समझे। आप बहुत को हमको मैसेज किए सर मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं सर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, पढ़ाएंगे, ढेर रखिए। मैथ के लिए बोर्ड चाहिए, वो बोर्ड अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, अभी लॉकडाउन के कारण पूरा बाजार भी बंद है, इसलिए अभी बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा, तब होगा। आप लोग का एग्जाम मार्च के पहले होगा ही नहीं, कंफर्म है। आप लोग का एग्जाम मार्च के पहले होने वाला भी नहीं है, ये हम बता दिए। मार्च अप्रैल जाएगा, लेकिन फरवरी में इस बार एग्जाम नहीं होगा, बस हम इतना बोल दिए, ठीक है। और जितना पढ़ते हैं उतना कर लीजिए। और हाँ अभी बहुत कठिनाई आती होगी कि सर अभी स्कूल नहीं है, तैयारी कैसे करें। हम तैयारी करा रहे हैं ना, स्कूल खुल जाएगा 4 मई को। देखिए लॉकडाउन टूटता है। मेरा आता है कि लॉकडाउन बढ़ जाए, जिस स्थिति हमारे भारत में है, मेरा आता है कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा, इसलिए गाड़ी से तैयारी कीजिए ऑनलाइन। और नॉलेज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नॉलेज क्लासेस से तब विषय मिलेगा। अभी 2 ही सब्जेक्ट मिल रहा है, टेस्टी और टाइम, और फिलहाल अभी 2 ही सब्जेक्ट मिल पाएगा, ओके। हिंदी दे सकते हैं बीच में, ओके, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट है मैथ इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 विषय लॉकडाउन तक नहीं मिलेगा, आपको साफ बता दें।
जब तक लॉकडाउन रहेगा 3 भीतर नहीं दे पाएंगे। इंग्लिश भी हमको पढ़ाना होगा, उसके लिए किताब नहीं है मेरे, उसको किताब लेना होगा बदलते। ओके ठीक है। और हाँ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी पूरा भारत में फैल गया है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।